नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बैन आप सभी का अन अकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे और वो मुद्दा है सीए। हाल के दिनों में दोस्तों ये बहुत ही एक बर्निंग और हॉट मुद्दा है, एकदम ज्वलंत मुद्दा है। इस मुद्दे पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे तो इस मुद्दे से जुड़े जितने भी पहलू हैं, जितने भी आयाम हैं, उन सब आयामों पे हम चर्चा करेंगे। ये मुद्दा देखा जाए तो एक इसके अंदर ऐतिहासिक एंगल भी है। उस ऐतिहासिक मुद्दे पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे, इसमें हिस्टोरिकल क्या जुड़ा हुआ है। दूसरा दोस्तों हम देखें तो ये एक संवैधानिक मुद्दा भी है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी इसमें जुड़ा हुआ है मामला, यानी कि संवैधानिक मामला भी है, उस पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। और संविधान के साथ साथ इसमें कुछ लीगल भी, यानी कि कुछ विधिक मामले भी इसमें जुड़े हुए हैं, उस पर भी दोस्तों हम लोग इसके अंदर चर्चा करेंगे। और साथ ही जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा थोड़ा-सा राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, इसके अंदर पॉलिटिक्स भी क्या है, इन्वॉल्व है। तो देखा जाए तो इस मुद्दे पर एक डिटेल हम लोग क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर जो ये सीएए का मुद्दा है, ये मुद्दा वाक़ई में है क्या? ये हम जानेंगे। क्या ये हिस्टोरिकल है? इसमें संवैधानिक आयाम क्या है? और साथ ही पॉलिटिकल एंगल इसमें क्या जुड़ता है? साथ ही इसके कुछ पक्ष और विपक्ष हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे लगातार सीए को लेकर भी एक विरोध है, और विरोध के पॉइंट्स क्या हैं, उन पर भी दोस्तों हम चर्चा करने वाले, डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन पहले थोड़ा-सा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या? सीए है क्या? दोस्तों जो सीएए है, ये है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये 2019 में दोस्तों हुआ था। 11 दिसंबर 2019 को ये पास हुआ पार्लियामेंट से। 12 दिसंबर 2019 को दोस्तों इसको क्या किया गया, प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कर दिया गया। यानी कि 11 दिसंबर 2019 को ये बेटा पास हुआ आपका। और उसके बाद हम देखें तो 12 दिसंबर को 2019 को प्रेसिडेंट ने इस पर साइन किए। लेकिन जो ये लागू हुआ है, वो लागू हुआ है दोस्तों 11 मार्च 2024 को इनफोर्स हुआ। इनफोर्स हुआ। जैसे दोस्तों ये इनफोर्स होता है तो इसमें क्या प्रावधान किए गए? प्रावधान ये किए गए हैं कि तीन देश कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और साथ ही दोस्तों आपका क्या, बांग्लादेश। इन देशों के जो माइनॉरिटीज हैं, यानी कि जो आपके अल्पसंख्यक हैं, और अल्पसंख्यक में 6 इसमें नाम रखे गए, जिसमें आप सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदू और क्रिश्चियंस, उनको दोस्तों नागरिकता देने के संदर्भ में है कि इन तीन देशों में जो आपके माइनॉरिटीज हैं, उन माइनॉरिटीज को नागरिकता देने के संदर्भ में दोस्तों ये कानून है। हम जानते हैं कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। हम जानते हैं पार्लियामेंट दोस्तों 1955 में, यानी कि 1955 में एक सिटीजन एक्ट पास करती है, नागरिकता अधिनियम पास करती है, जो कई बार दोस्तों क्या हुआ, इसके अंदर संशोधन हुआ है। चाहे वो संशोधन हम बात करें 1986 में, हम बात करें 1986 के बाद हम दोस्तों बात करते हैं आपका 1992, 2003, 2003 में, और उसके बाद फिर हम देखें तो 2005 में, और रिसेंटली दोस्तों 2009 में, 2019 में। ये दोस्तों बार बार आपका इस कमिटमेंट, यानी कि 1955 में नागरिकता अधिनियम पास किया गया। और हम जानते हैं कि पार्लियामेंट को नागरिकता के संदर्भ में कोई भी एक्ट पास करने का, किसको नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी, नागरिकता समाप्त कैसे करनी है, नागरिकता देना किसको है, इसको लेकर भारत के संविधान का आर्टिकल 11 है। और आर्टिकल 11 का प्रयोग करके संसद ने ये नागरिकता अधिनियम 1955 पास किया था।
जो समय समय पर दोस्तों क्या है अमेंडमेंट हुआ। रिसेंटली जो अमेंडमेंट है वो 2019 में हुआ है। ये अधिनियम ये कहता है कि भारत की सरकार 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है। किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है। वो आधार क्या है? जन्म के आधार पर नागरिकता, रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता, इसके अलावा पंजीकरण के आधार पर नागरिकता बाय द रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा पंजीकरण के अलावा आपका क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, यानी कि क्षेत्र के समाविष्टि, क्षेत्र को अगर जैसे सिक्किम हमने मिलाया अपने में तो ऑटोमेटिकली सिक्किम के जो नागरिक है वो हमारे नागरिक हो गए, क्षेत्र समाविष्ट। और तीसरा लास्ट जो है आपका राष्ट्रीयकरण के आधार पर। राष्ट्रीयकरण, इसी को दोस्तों देशीकरण भी बोलते हैं, इसी को दोस्तों प्राकृतिक भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बेटा इसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। इस बेस पर नागरिकता दे सकती है। तो जो अभी ये 2019 वाला हुआ है दोस्तों, इन चारों के अलावा वो इस बेस पर हुआ है। ये कहता है कि जो भी नागरिक भारत से एक राष्ट्रीयता जुड़ाव रखता है, किसी भी तरीके से जुड़ाव रखता है, चाहे नेचुरल जुड़ाव हो या कोई और जुड़ाव हो, हम दे सकते हैं उसको नागरिकता। इसके अंदर दोस्तों प्रावधान क्या है इस एक्ट के अंदर? अगर हम राष्ट्रीयकरण के आधार पर नागरिकता की बात करें तो राष्ट्रीयकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है? 14 वर्ष से अगर कोई भी व्यक्ति भारत में रह रहा हो और जिस समय वो राष्ट्रीयकरण के लिए नागरिकता की मांग करे तो मांग करने के 1 वर्ष पहले से लगातार भारत में रह रहा हो। लेकिन इसमें एक बात बोली गई है, किसी भी स्थिति में 11 वर्ष तक वो भारत में रहे। इसका बेटा मतलब क्या होता है? कोई 14 वर्ष पहले भारत में आ गया और आने के बाद 3 साल उसका भारत से बाहर आना जाना रहा, अमेरिका कहीं भी गया हो, लेकिन 11 वर्ष कम से कम उसको भारत में रेजिडेंस होना चाहिए, 11 वर्ष रहे और आवेदन करने से पूर्व लगातार 1 वर्ष भारत में रहे। तो ये दोस्तों राष्ट्रीयकरण का प्रावधान है। लेकिन इसी प्रावधान में ये किसी भी नागरिक के लिए है, कोई भी किसी भी देश का नागरिक हो, कोई भी व्यक्ति नागरिकता ले सकता है, आज भी ये प्रावधान है। लेकिन जो 2019 का प्रावधान हुआ, उस प्रावधान में क्या हुआ है कि जो ये 3 देशों के नागरिक हैं, ये अगर भारत में आते हैं और भारत में नागरिकता लेते हैं तो इनको 11 वर्ष के प्रावधान की जरूरत नहीं है। 5 वर्ष में उनको दोस्तों नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि 3 देशों के 6 समुदाय को, जो माइनॉरिटीज वहां पर है, उनको क्या दिया जाएगा दोस्तों? 5 वर्ष में नागरिकता दे दी जाएगी। ये प्रावधान है दोस्तों, ये प्रावधान इसके अंदर किया गया है। इस प्रावधान के अंदर दोस्तों 2-3 बातें और भी हैं। वो क्या बातें हैं? इसमें ये कहा गया है कि जो ये प्रावधान है, ये प्रावधान उस क्षेत्र में लागू नहीं होगा। किस किस क्षेत्र में लागू नहीं होगा? एक तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूँ एटीएम मशीन। तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी कि आपका जो आप जानते ही होंगे अनुसूची 6। तो जो अनुसूची 6 के दोस्तों जो क्षेत्र हैं, यानी कि जो आपका अनुसूची 6 के शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया है, उन क्षेत्र में ये प्रावधान लागू नहीं होगा, पहला। और दूसरा दोस्तों इसमें क्या है आपका? आईएलपी, जिन जिन राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू है, आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, वहां पर इनर लाइन परमिट लागू है, वहां भी ये प्रावधान लागू नहीं होगा। ये प्रावधान लागू नहीं होगा। जैसे ही दोस्तों ये प्रावधान किया गया, इस प्रावधान में एक बात ये भी जोड़ी गई कि जो हम नागरिकता दे रहे हैं वो हम शरणार्थी शरणार्थी को दोस्तों क्या दे रहे हैं? नागरिकता दे रहे हैं। यानी कि जो हमारे शरणार्थी होते हैं उनको हम नागरिकता दे रहे हैं। और शरणार्थी के संदर्भ में दोस्तों अगर हम बात करें, थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको बताऊं कि शरणार्थी की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो एक यूएनओ है, और यूएनओ का एक एजेंसी है जो रिफ्यूजी के लिए काम करती है,
UN HRC, सॉरी, UN HCR। दोस्तों ये एक एजेंसी है यूएनओ की, जो प्रवासी के बारे में दो बातें दोस्तों बोलती है कि एक तो होता है शरणार्थी और दूसरा होता है प्रवासी। ये थोड़ा सा जरूरी है दोस्तों जानना, शरणार्थी और एक आपका माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स में अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो ये शरणार्थी में यूएनओ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग शरणार्थी के संदर्भ में क्या कहती है यूएनओ की, यूएनएचआरसी की रिपोर्ट बेटा ये कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रताड़ना के बाद, प्रताड़ना चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, जातीय आधार पर हो या अन्य किसी और आधार पर हो, और वह प्रताड़ना के बाद, इसमें मेंशन है कि जब उसको अपनी जिंदगी का भी खतरा उस पर मंडरा रहा हो, उसको लगता हो कि मेरी लाइफ भी क्या है, कहीं ना कहीं वो थ्रेट में है, खतरे में है, वह तब उस कंडीशन में अगर अपना देश छोड़ता है और दूसरे देश की ओर पलायन करता है, उसको शरणार्थी कहा जाएगा। मोटा मोटा ये मतलब है। प्रवासी में दोस्तों दो तरह के प्रवासी, हालांकि प्रवासी की परिभाषा उन्होंने दी है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने देश को छोड़े, और जब छोड़े किस लिए, जब उसको किसी तरह का थ्रेट्स ना हो, लेकिन थ्रेट्स के ना होने के बाद भी अगर वो किसी को छोड़ता है, अपने देश को छोड़ता है, तो उसका एक ही मेन मकसद होता है, वो होता है अवसर की तलाश। अवसर की तलाश कि उसको कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिले, रोजगार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें यूएनएचसीआर की अगर हम रिपोर्ट देखते हैं, उसने जो शरणार्थी की परिभाषा दी है, वहां पे सिंपल सा लिखा है कि जब उसको मृत्यु का भय हो, प्रताड़ित किया जा रहा हो, उससे अत्याचार हो रहे हो, तब वो अपने देश को छोड़े, तो उसको कहा जाएगा शरणार्थी। जब कोई अवसर की तलाश में, मौके की तलाश में, रोजगार की तलाश में अपने देश को छोड़े, तो वो होगा प्रवासी। इस प्रवासी में दोस्तों दो तरह के प्रवासी होते हैं, एक तो होते हैं वैध प्रवासी और दूसरा दोस्तों आपके होते हैं अवैध प्रवासी। अवैध, वैध प्रवासी से मतलब है जैसे भारत के लोग भी दोस्तों विदेशों में जाते हैं, जाके काम करें, जिसको हम डायस्पोरा बोलते हैं, लेकिन वो बकायदा पासपोर्ट लेकर या वीजा, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट वीजा हो या वर्किंग वीजा हो, प्रोफेशनल वीजा हो, उसको लेकर दोस्तों जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये जो है प्रवासी है, एक वैध प्रवासी। लेकिन जो बगैर किसी पासपोर्ट के, यानी कि बगैर किसी भी डॉक्यूमेंट के किसी देश में दोस्तों क्या करता है, एंट्री करता है, ना पासपोर्ट है ना वीजा है, इसको इनलीगल माइग्रेंट्स कहा जाता है। इनलीगल माइग्रेंट्स। ठीक है दोस्तों, अब आप ये बात समझे। यहां पर बेटा अब अगले इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भारत ने जैसे ही इन तीन देशों के लोगों को दोस्तों क्या दिया, शरणार्थी की कैटेगरी दी, तो शरणार्थी की कैटेगरी देते ही कहा कि इनके ऊपर तीन लॉ लागू नहीं होंगे। बेसिकली वैसे दो लॉ, एक तो दोस्तों आपका पासपोर्ट अधिनियम लागू नहीं होगा, पासपोर्ट एक्ट जो 1920 है वो लागू नहीं होगा, और दूसरा फॉरेनर एक्ट्स विदेशी अधिनियम 1946 लागू नहीं होगा, और तीसरा दोस्तों हालांकि वो अब नहीं है क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए। IMDT एक्ट 1983, हालांकि ये 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था, मना कर दिया था। पासपोर्ट एक्ट 1920 ये कहता है अगर किसी भी नागरिक के पास जो बाहर से आया है, जो प्रवासी है, अगर उसके पास में पासपोर्ट नहीं है किसी भी देश का, तो भारत सरकार को ये अधिकार है कि वह उसको डिपोर्ट कर सकती है, उसको वापस भेज सकती है कि भैया यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है,
तुम आए कहां से हो, तुम एलियंस हो, क्या हो, आई डोंट नो। तो बेटा पासपोर्ट अगर नहीं है तो सरकार के पास ये अधिकार है कि उसको वापस भेज सकते हैं। विदेशी अधिनियम 1946, ये अधिनियम दोस्तों सरकार को ये अधिकार देता है कि वह बलपूर्वक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बलपूर्वक प्रवासी को रोक सकते हैं, और जो भी प्रवासी आया है उस प्रवासी को सबूत देने होंगे कि वो कौन है, और उस आधार पर वो लीगल और इनलीगल माइग्रेंट्स में दोस्तों क्या कर सकते हैं, आपका अंतर कर सकती है सरकार। सरकार को ये अधिकार है कि प्रवासी अगर सबूत देगा तो ये उसका जिम्मेदारी है कि वो सबूत दे कि मैं लीगल हूं या इनलीगल हूं। ये सब दोस्तों प्रावधान दिया गया था। इसमें यह भी है कि सरकार को एक न्यायाधिकरण बनाने का अधिकार है, यानी कि ट्रिब्यूनल्स बनाने का अधिकार है। न्यायाधिकरण एक ट्रिब्यूनल्स बना सकती है, और ट्रिब्यूनल्स बनाकर दोस्तों क्या है, पूरा अधिकार है कि वहां पर जाकर जो प्रवासी है, व्यक्ति है, वो बताए और अपने सबूत दे। ये पूरा अधिकार इसमें दोस्तों दिया गया है। इस ट्रिब्यूनल्स को सभी सिविल न्यायालय वाले जो राइट्स होते हैं वो दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं, कि जो आपके सिविल कोर्ट वाले जो आपके राइट्स होते हैं वो सारे राइट्स इस न्यायाधिकरण को दोस्तों दिए गए। 2019 में दोस्तों जब ये अधिनियम आपका लागू हुआ, सीए लागू हो, जब पास हुआ, लागू तो भी 2024 में, तभी से दोस्तों केंद्र सरकार ने इसके अंदर ये भी प्रावधान किया कि जितने भी आपके जिला मजिस्ट्रेट हैं वो क्या कर सकते हैं, ऐसा न्यायाधिकरण बनाकर, और जो भी प्रवासी भारत में हैं उनके ऊपर केस चला सकते हैं, या कह सकते हैं आप लोग कि वो प्रमाणित आकर व्यक्ति करे कि हम इनलीगल माइग्रेशन है या माइग्रेट हैं, हमारे पास ये सबूत हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्या हैं। इस प्रकार का न्यायाधिकरण बनाने का अधिकार, चाहे वो आपके स्टेट्स हों और चाहे दोस्तों हम बात करें आपका यूटीज हो, सभी जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया है सरकार के द्वारा। इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये जो विदेशी अधिनियम है 1946 में जो पास हुआ है दोस्तों, ये नवंबर 1946, यानी कि हम इसको देखें तो नवंबर 1946 में दोस्तों ये लागू हुआ था, पास हुआ था। और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों से मैं जो बताना चाह रहा था मैं, वो ये है कि ये हमारी ही इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी नेहरू जी के नेतृत्व में, अंतरिम सरकार, आप जानते होंगे अंतरिम सरकार दोस्तों जो हमारी बनी थी, वो बनी थी 2 सितंबर 1946 में। तो मीन डैट, यानी कि हमारी सरकार के द्वारा ही ये दोस्तों पास किया गया था, बनाया गया था ये वाला एक्ट। ये महत्वपूर्ण बात है, ये आगे चर्चा आएगी, आप उसको पकड़ के रखिएगा बात को, कि नवंबर में ये पास हुआ और ये आपका गवर्नमेंट पहले बन चुकी थी। दोस्तों IMDT एक्ट, ये 1983 में दोस्तों पास किया गया था। इसके अंदर ये बात कही गई थी कि जो भी प्रवासी हैं, जो प्रवासी हैं, अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है, अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है कि वो कौन है, कहां से आए हैं, कोई सबूत अगर उनके पास में नहीं है, तो उस स्थिति में यहां पर अधिकारी को यह प्रमाणित करना था कि वो इनलीगल माइग्रेंट्स है, यानी कि वो क्या है, अवैध है। अधिकारी को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पर विदेशी अधिनियम 1946 ये कह रहा है कि जो आया हुआ प्रवासी है उसको साबित करना पड़ेगा कि वो कौन है, वो अवैध तरीके से आया, वैध तरीके से आया, जो भी है उसको प्रमाणित, उसको सबूत देने होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर प्रवासी सबूत नहीं दे पा रहा है तो उस स्थिति में अधिकारी को तय करना पड़ेगा कि वो वैध है या अवैध है। अब इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, इस स्थिति में ये होगा कि अधिकारी क्यों पंगा ले, हो गया ठीक है सब वैध है, क्योंकि अगर अधिकारी किसी को अवैध करार करता था तो उसको पर्याप्त सबूत दिखाने पड़ते थे कि मैंने इस वजह से इसको अवैध करार दिया। तो अधिकारी क्यों फंसेगा, अधिकारी क्यों तनाव लेगा, अधिकारी क्या कर देगा उसको कि तुम वैध हो भैया, जाओ रहो, मुझे पास कोई सबूत नहीं है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, तुम भारत का बन जाओ, जाओ रहो भारत में, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बात को लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि ये क्या बकवास चल रही है साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो सही है,
अधिकारी कैसे प्रमाणित करेगा कि ये वैध है या अवैध है? ये तो उस प्रवासी की जिम्मेदारी है, उसको बताना चाहिए कि मैं वैध हूँ, अवैध हूँ, मेरे पास ये सबूत हैं, मैं आसमान से नहीं टपका हूँ, मैं फलाना देश से आया हूँ, उसको बताना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये कतई बकवास वाला कानून है, ये रद्द कीजिए, ये असंवैधानिक है, 2005 में इसको असंवैधानिक कर दिया गया था। दोस्तों ये वाला लॉ आपका कैंसिल हुआ। अब होता क्या है दोस्तों, जब हम सीए को पास करवा रहे हैं, यानी कि जब सरकार ने 2019 में सीए पास किया, तो सीए पास के अंदर इन 3 देशों के नागरिकों के ऊपर, जो 3 देशों के 6 कम्युनिटी जो आ रही है, उनके ऊपर ना तो ये वाला एक्ट लागू होगा और ना ही अब ये वाला एक्ट लागू होगा। इन दोनों ही एक्ट से उनको सुरक्षा दे दी गई है, सिक्योरिटी दे दी गई है कि अगर किसी तरह की कोई बात है तो उनके ऊपर ये दोनों लॉ एक्टिव नहीं होंगे, ये दोनों उनके ऊपर क्या होंगे, लागू नहीं होंगे। तो ये दोस्तों दोनों कानून से छूट दी गई है। तो ये भी थोड़ा पीटी के लिए भी हम कह सकते हैं और मेंस के लिए भी कह सकते हैं। अब दोस्तों इस मामले में हम देखते हैं कि इस मामले में ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल मामला क्या है दोस्तों। हिस्टोरिकल दोस्तों बात है कब की, पार्टीशन की। अब ये बात तो शुरुआत होती है आपकी पार्टीशन की। अब पार्टीशन का मतलब क्या था कि लोगों की नेशनलिटी तय होनी थी। नेशनलिटी यानी कि सिटीजनशिप, सिटीजनशिप तय होनी थी। एक तो दोस्तों भारत, और भारत ने क्या तय किया कि हम बनेंगे एक पंथ निरपेक्ष, हम बनेंगे एक पंथ निरपेक्ष। हमने तय किया कि हम एक सेकुलर राष्ट्र को क्या करेंगे, एक पंथ निरपेक्षता को स्वीकार करेंगे, सेकुलर स्टेट। और साथ ही दोस्तों हमने रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, इसको दोस्तों हमने क्या किया, लेकर चले। जैसे हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं, तो पंथ निरपेक्ष कहने का अर्थ ये होता है, मायना ये होता है, कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला नागरिक हो, वो ऑटोमेटिकली ही क्या होगा, समान अधिकार रखेगा। कानून की नजर में हर नागरिक क्या होगा दोस्तों, समान होगा। इसका सिंपल सा अर्थ ये है। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि भैया हम तो नहीं सेकुलर बनेंगे, हम तो बनेंगे एक इस्लामिक नेशन। अब बेटा जैसी इस्लामिक नेशन कहा, तो इस्लामिक नेशन कहने का मतलब क्या हुआ, जिस धर्म को मान लिया गया तो उस धर्म के अनुयायी तो क्या होंगे, वो ऑटोमेटिकली उस देश के नागरिक होंगे। इस्लामिक नेशन कहते क्या होगा कि ये लैंड जो है पाकिस्तान की, ये मुस्लिम की है, अदर कम्युनिटी की नहीं है। मीन डैट जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो ऑटोमेटिकली दोस्तों क्या हो जाएंगे, सेकंड क्लास सिटीजन हो जाएंगे। ये सिंपल सी थ्योरी, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अब जैसे दोस्तों ये इस्लामिक नेशन का डिक्लेरेशन हुआ, तो जाहिर सी बात है जो वहां रहने वाले माइनॉरिटीज होंगे उनके अंदर में भय उत्पन्न होगा कि अब हमारा क्या होगा। और देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि शरणार्थी तभी घर छोड़ेगा जब उसकी मृत्यु की संभावना होगी, इसको प्रताड़ित किया जाएगा शरणार्थी की परिभाषा के अकॉर्डिंग। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अपने मूल आवास को छोड़कर जाना, हम लोगों को ही अगर एक ट्रैवलिंग के लिए जाना पड़ जाए किसी दूसरे सिटीज में, तो हम पूरा रिसर्च करते हैं कि वहां पे कहाँ जाएंगे, किस होटल में रुकेंगे, क्या हमारा वे होगा, कौन सा हमको हाईवे लेना है, तमाम तरह की बातें। अगर मैं ये कहता हूँ, जब मैं खुद भी पढ़ने के लिए दिल्ली आया, तो मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चन थे कि दिल्ली में कहाँ जाऊंगा, कहाँ पर रूम मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं, ये क्वेश्चन थे। लेकिन मैं घर तो छोड़ नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए आया था। लेकिन जब किसी को उसकी जड़ से ही उखाड़ दिया जाए और ये उखाड़ दिया कि तुम्हें दोबारा यहाँ पर आना ही नहीं है, उस कंडीशन में दोस्तों क्या स्थिति होगी, सोचने का प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बात यहाँ पर ये थी कि पाकिस्तान में बात कही गई। अब दोस्तों जैसे ही आपका हुआ तो उस समय जिन्ना ने, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिन्ना ने क्या कहा। अब जाहिर सी बात दोस्तों ये थी कि अगर, अब इंटरेस्टिंग बात समझिएगा, जैसे इस्लामिक नेशन कहा तो सेकंड क्लास सिटीजन अदर कम्युनिटी हो गई, वो भारत की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब उस मूवमेंट में क्या होगा, जो इधर रहने वाली माइनॉरिटीज है वो उधर की ओर मूवमेंट करेगी, ये नेचुरल होगा। जब माइनॉरिटीज इधर से आएंगी और इधर से भी माइनॉरिटीज आ जाएंगी, तो पाकिस्तान में, अब इसको मैं निर्माण की प्रक्रिया में जाना नहीं चाह रहा हूं, एक्चुअली क्या है कि जो आज वर्तमान पाकिस्तान है, यहाँ के लोग रियलिटी में चाहते ही थे पाकिस्तान बने।
पाकिस्तान की जो मुख्य मांग थी वो कहाँ थी? यूपी में, बिहार में, बंगाल में। मुस्लिम लीग का जो दमखम था वो इन एरियाज में था। ये तो बाद में पंजाब, सिंध, ये सब बाद में एग्री हुए जिन्ना के समझाने के बाद। नहीं तो ये दे डोंट वांट द पाकिस्तान। अब इनके लोगों को यहाँ पर ये लगा, जो वेस्ट पाकिस्तान उस समय था, कि भाई अगर तुम इधर से, जो मुस्लिम इधर पलायन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे रिसोर्सेज पर क्या होगा? कब्जा होगा। ये बात जिन्ना को उन्होंने बोला कि जिन्ना अगर ऐसा हुआ तो हम तुमको समझाएंगे बिठाकर अच्छे से। जिन्ना ने कहा, अरे यार अल्लाह, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया मामला, अब क्या करें? जिन्ना ने कहा, स्पीच जिन्ना की, दोस्तों आप इस स्पीच को सुन भी सकते हैं, तमाम जगह पड़ी हुई है। जिन्ना की पहली स्पीच जो उन्होंने पार्लियामेंट में दी थी, पाकिस्तान की फर्स्ट स्पीच पार्टीशन के समय, तो उसको आप सुन सकते हैं। बिफोर द पार्टीशन की स्पीच सुनिएगा एक बार, आप सिंपल डाल देंगे तो आपको गूगल पे, यूट्यूब पे सब जगह मिल जाएगी। तो जिन्ना क्या बोलते हैं? जिन्ना एक जेंटल कमिटमेंट करते हैं। कहते हैं भले ही हम इस्लामिक नेशन बन गए हैं, लेकिन इस्लामिक नेशन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अदर जो कम्युनिटीज हैं उनसे उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। वो समान दर्जे के क्या होंगे? नागरिक होंगे। समान दर्जे के नागरिक होंगे। ये बात उन्होंने कमिटमेंट किया। अब इस कमिटमेंट से क्या हुआ? इन्होंने ये तक भी कहा, जिन्होंने उस स्पीच को अगर आप सुनेंगे, वो है वो ऑफिशियली, मतलब इसको पब्लिक डोमेन में है, उनको बताने वाली बात नहीं है। आप इसको देख के सुन सकते हैं कि जो जहां पर है वहीं पर रहे। उनका स्टेटमेंट है कि जो जहां पर है वहीं पर है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर रहे, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, यहाँ पर रहे। उस स्पीच को सुनने के बाद मेरे मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा था, और अक्सर मैं देखा भी हूँ, एक मूवी भी देख रहा था मैं। उसमें एक व्यक्ति ने पूछा, फिर पाकिस्तान बना क्यों था? पाकिस्तान का निर्माण जिस आधार पर बनाया गया था, तो जिन्ना उसी बात को क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान बनने के बाद पलट जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक आप इस बात को समझ गए कि यहाँ पर जो वेस्ट पाकिस्तान था उसको चिंता ही हुई कि इधर के लोग उधर आएंगे तो हमारी लैंड पे, हमारी रिसोर्सेज पे क्या होगा? नियंत्रण होगा। जिन्ना ने कमिटमेंट किया। अब जाहिर सी बात, चाहे दोस्तों इधर से पलायन होना हो और चाहे इधर से पलायन होना हो, दिक्कतें दोनों के सामने है, क्योंकि दूसरी जगह जाना, वहां पर पूरा सेटल होना, घर, बिजनेस, व्यापार सब कुछ सेटल करना, दैट इज नॉट इजी टास्क। तो जिन्ना के कमिटमेंट को उन्होंने सुना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या था? लेकिन केवल कहने से, कमिटमेंट करने से बात नहीं थी। जिन्ना ने दोस्तों तैयार किया लियाकत अली को कि नेहरू के साथ बैठ के तुम समझौता करो। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जिन्ना के कहने से लोग रुक भी नहीं रहे थे। क्योंकि जिन्ना वो था जिसने डायरेक्ट एक्शन कराया था, जिन्ना वो था जिसने पूरा सारा सारा बंटवारे की प्लानिंग सब कुछ किया था। तो नेहरू के साथ बैठकर एक समझौता तैयार हुआ, जिसको कहा जाता है लियाकत, नेहरू लियाकत अली समझौता। नेहरू लियाकत समझौता। ये दोस्तों एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना और ये अप्रैल 1950 में 6 दिन तक बैठे थे न्यू दिल्ली में, बैठ के हुआ था ये। 8 अप्रैल 1950 में दोस्तों एग्रीमेंट हुआ। 6 दिन का डिस्कशन के बाद न्यू दिल्ली में साइन हुआ इसके ऊपर। इसमें दोस्तों बहुत सारी बातें बोली गई। हालांकि इसका भी मैंने जब डॉक्यूमेंट पढ़ा तो बहुत सारी चीजें थी। इसमें यह था कि भाई जिसकी संपत्ति जहाँ पर रुकी है उसको हम लोग पैसे से बांट लेंगे। जो अकाउंट्स में पैसा पड़ा है, जैसे मान लीजिए से उधर का कोई पंजाब का, मतलब पाकिस्तान का पंजाब का कोई अकाउंट है, किसी व्यक्ति को यहाँ पर आ गया है तो उसके अकाउंट का पैसा इधर ट्रांसफर, ये सब हुआ। लेकिन जमीन की अदला बदली में नहीं कर पाए ये लोग, उसमें इन्होंने दबा के बदतमीजी की। यानी कि जो जमीन में हमने पैसा इनको दे दिया, हमारे यहाँ पे जो लोग आ गए थे, लेकिन हमारे यहाँ के आए हुए लोगों को उतना पैसा नहीं दिया, इन्होंने उसमें बदतमीजी की थी। क्लियर बात है, इसमें मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ कि कितनी जमीन हमारे लोगों को वहां पर रही थी, उसका पैसा जो हमें मिलना चाहिए था इन्होंने नहीं दिया। हमने दिया था पूरा पूरा पैसा, जो यहाँ से लोग, मतलब ठीक है दोस्तों, जो यहाँ से वहां गए थे तो उस पैसे को हमने उनको दिया था। हाँ, बैंक का पैसा जो था, जो चाहे इधर लोग आ गए थे उनका पैसा या उधर जो लोग चले गए थे उनका पैसा, ये पूरा ट्रांसफर दोनों देशों के बीच में हुआ था। और बहुत सारे कमिटमेंट किए गए थे कि जिन महिलाओं के साथ बदतमीजी है या अपहरण किया गया उनको वापस किया जाएगा, संपत्ति की चोरी की गई उसको वापस किया गया, ये सब समझौते हुए थे। साथ ही ये था कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाएगी, और अल्पसंख्यक के लिए क्या बनेगा, बल्कि जो माइनॉरिटीज हैं जो आए हुए हैं वहां पर,
उनके लिए आयोग भी बनाया जाएगा, जो आयोग सारे समस्या का समाधान करेगा। ये समझौता हुआ। अब इस समझौते करने का दोस्तों मोटिव यही था। अब इससे पहले दोस्तों क्या था कि हमारे यहाँ पर विदेशी अधिनियम जो 1940 को पास किया जा चुका था। इधर हमारी सरकार भी कहने लगी कि भाई उधर के जो लोग हैं इधर नहीं आने चाहिए, यानी कि जो पाकिस्तान माइनॉरिटीज हैं, नेहरू भी कहना शुरू कर दिए कि उधर के लोग इधर ना आए, क्योंकि जब इधर के लोग उधर नहीं जा रहे हैं, यानी कि जो भारत में रहने वाली जो माइनॉरिटीज थी उधर जाना बंद कर दी, तो अब उधर की माइनॉरिटीज अगर इधर आएगी तो यहाँ के संसाधनों बर्डन होगा। और उससे पहले हमारी सरकार खुद 1946 में एक एक्ट पास कर चुकी है कि हम बलपूर्वक रोक सकते हैं, तो सरकार ने इसको रोकना शुरू कर दिया, यानी उधर से आने वाले माइनॉरिटीज आना बंद हो गया। उसको रोकने के लिए कानून पास किया गया। लेकिन था क्या, इस समझौते का पालन कभी भी नहीं किया पाकिस्तान ने। इसका पता हमें कैसे चलता है? इसका पता हमें चलता है 1966 में संसद की एक डिबेट से। और संसद में दोस्तों कौन थे आपके? संसद में अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर आप देखें तो पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद थे निरंजन वर्मा। निरंजन वर्मा। और उस समय हमारे विदेश मंत्री थे सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह से निरंजन वर्मा ने जंग संघ से थे ये सांसद। इन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह से 3 प्रश्न पूछे। और 3 प्रश्न क्या थे कि जो नेहरू लियाकत अली समझौता हुआ था उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। दूसरा, उसके लिए सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं, चाहे पाकिस्तान ने चाहे भारत की सरकार ने। और तीसरा, इस समझौते का उल्लंघन पाकिस्तान ने कब से करना प्रारंभ कर दिया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह इसका दोस्तों रिप्लाई करते हैं, निरंजन वर्मा के प्रश्न काल में इसका उत्तर देते हैं। ये मेरा नहीं, आप डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, जो संसद का डॉक्यूमेंट 1960 डिबेट का मानसून सत्र का डिबेट था। सरदार स्वर्ण सिंह ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने नेहरू लियाकत अली समझौते का उल्लंघन करना तभी से कर दिया था जब यह समझौता हुआ था, लेकिन ज्यादा उल्लंघन जो हुआ है वो जियाउल हक। दोस्तों ये एक तानाशाह था वहां पर पाकिस्तान का, इसके दौर में सबसे ज्यादा हुआ है। और जब इसके दौर में ज्यादा हुआ, जियाउल हक, आप जानते हैं दोस्तों वहां पर 3 तानाशाह हो चुके हैं अब तक, जिन्होंने सैनिक तख्ता पलट किया, कूप किया था। अयूब खान, जियाउल हक और आपका ये क्या नाम है, परवेज मुशर्रफ। जियाउल हक ने आते ही दोस्तों क्या किया था, एक तो उसने सभ्यता, सिविलाइजेशन, और साथ ही इस्लामीकरण। और दोस्तों ये जो सिविलाइजेशन की बात चलाई, इसी का परिणाम था कि बाद में इनसे पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना। सिविलाइजेशन की जब इन्होंने दोस्तों बात की कि हमारे यहाँ पे क्या सिविलाइजेशन होगा, हमारे यहाँ पे क्या होगा, सभ्यता, तो इन्होंने पंजाब, यानी कि जो हमारी पंजाबी जो सिविलाइजेशन है ये महान है, और जो बंगाली सिविलाइजेशन है वो तो ऐसे ही है। बंगाली को तो ये मानते ही थे कुछ भी। उसी का परिणाम था कि बाद में जियाउर रहमान ने बेटा पाकिस्तान से बांग्लादेश बनवा दिया। यही परिणाम था पंजाबी एक सिविलाइजेशन। और दूसरा दोस्तों इस्लामीकरण, यानी कि इस्लाम। अब इस्लाम में क्या हुआ कि इन्होंने केवल ये नहीं कि माइनॉरिटीज को, इस्लाम के अंदर भी जो अलग अलग फिरके थे, जैसे हम बात करें आपका अहमदिया की बात करें, या दोस्तों इनके यहाँ पर हम बात करें अहमदिया के अलावा और बहुत से आप देखें, चाहे अहमदिया है या आपका सूफी है, साल्फिस्ट हैं, बरेलवीज हैं, इन सब के खिलाफ भी दोस्तों अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। अहमदिया को तो इन्होंने यहाँ तक की कि एकदम मारा कूटा, मतलब बहुत ज्यादा कि नागरिक ही नहीं हो तुम, तो ये सब इन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि ये सब ऐसे थे जो एकदम जो एक कहते हैं ना इस्लाम का जो एकदम पूरा कि हमको इस्लाम को ऐसे ही मानना है, उस तरह की इनकी मान्यता नहीं, एकदम से एकदम इस्लाम की ये मान्यता इन पर फोकस करना है। ये थोड़ा सा इसको लिबरल तरीके से इस्लाम को लेके चलते थे। तो इन सबको भी उन्होंने क्या किया, इस्लाम से बाहर किया। तो जियाउल हक के समय बहुत ज्यादा हुआ। तो कुल मिला के बेटा क्या है कि लियाकत अली समझौते का पालन पाकिस्तान ने कभी भी नहीं किया। और हम देखें
जब ये समझौता हुआ था, उस समझौते के समय ही नेहरू गवर्नमेंट में उस समय उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना ये था कि नेहरू ने जो ये समझौता किया है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण किया है, इसलिए मैं नेहरू की कैबिनेट से अपने आप को बाहर करता हूँ। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। नेहरू की, यानी कि उस समय से विरोध होना शुरू हो गया था। 2019 में भी जब ये सीए पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इस समझौते का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अगर नेहरू लियाकत अली समझौते का पालन किया होता पाकिस्तान ने, तो शायद आज सीए की जरूरत हमको ना पड़ती। तो हमें सीए जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस समझौते का पालन नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसको किसी भी तरीके से आप धार्मिक एंगल ना लें। मतलब मेरा अपना व्यू ये है कि इसको किसी भी तरीके से आप धार्मिक एंगल लेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि ये मामला हिस्टोरिकल है, और हिस्ट्री में जो गलती हुई है और जो हम सुधार नहीं कर पाए, समझौते को लागू नहीं करा पाए ठीक से, इसकी वजह से जो वहां पर लोग रह गए थे, उनके साथ जो अत्याचार हुए, उस अत्याचार के बाद मैं मानता हूं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें उनके अधिकार देने चाहिए, उनके राइट्स देने चाहिए। कई पॉलिटिकल थिंकर्स ने बात कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास किसी की नागरिकता अगर नहीं है, तो उसका जीवन अधिकार तो दूसरी बात छोड़ दीजिए, नेशनलिटी और सिटीजनशिप नहीं है, तो मीन दैट ये मामला वैसे ही क्या हो जाता है दोस्तों, उसके अधिकार, उसकी डिग्निटीफुल लाइफ, ये सब कुछ कुछ नहीं है, जीरो है। और खुद यूएनओ का जो आप देखते हैं 10 दिसंबर 1948 को जो यूएनओ ने अपना एक चार्टर डिक्लेयर किया था ह्यूमन राइट्स के लिए, और आप जानते होंगे 10 दिसंबर, आज भी हम 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। उसके 30 चार्टर के माध्यम से, यानी 30 आर्टिकल के माध्यम से उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, 30 आर्टिकल के माध्यम से किया था, यानी 30 आर्टिकल्स के माध्यम से। और उसमें हम दोस्तों हम देखते हैं तो आपका जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 है, ये आर्टिकल 15 दोस्तों क्या करता है, ये अधिकार देता है, ये कंडीशन बनाता है आर्टिकल 15 कि अगर जो यूएन का हम बात करें, यूएन का मानवाधिकार का जो चार्टर है, आर्टिकल 15 क्या कह रहा है कि अगर किसी नागरिक के पास में किसी देश की नागरिकता नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है, तो वह अपना एक मानवाधिकार भी खो देता है। उसके पास अपने मानवाधिकार भी नहीं होते, यानी कि एक डिग्निटी फुल लाइफ की जो बात सोच सकते हैं, वो भी नहीं होती है। तो मेरा भी मानना यही है कि हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हिस्ट्री में जो गलती हुई और उस खामियाजा कुछ लोग भुगत रहे हैं, तो उनको क्यों भुगतने को दिया जाए, जबकि उनका उसमें कोई अपराध नहीं, कोई रोल नहीं। ये सरकार के द्वारा किया गया बंटवारा, उन लोगों की क्या गलती थी। चलिए, ये तो तुमने हिस्ट्री का एंगल देखा। अब बेटा हम बात करें इसमें संवैधानिक एंगल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर क्या है, संवैधानिक मामला। जब दोस्तों हम संवैधानिक मामला देखते हैं, यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर देखते हैं, हालांकि मेरे पास डाटा ये भी है कि वहां पर माइनॉरिटीज कितनी थी, अभी आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप गूगल पे करेंगे कि जो पूर्वी पाकिस्तान है, वहां पर उस समय जब 1951 की अगर जनगणना देखें, तो होम मिनिस्ट्री, इंडियन होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग डाटा है कि उस समय 22% वहां पर क्या थी, जनसंख्या थी माइनॉरिटीज की। लेकिन 2011 के सेंसर के अकॉर्डिंग वहां पर 10% माइनॉरिटी है, जो आज वर्तमान बांग्लादेश है। अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान में 92 में जो वहां पर माइनॉरिटीज थी, वो 5 लाख थी। आज वर्तमान में 500, केवल 500 है। और पाकिस्तान में 23% थे 1951 में, अब वो 3.7% है 2011 के सेंसर के अकॉर्डिंग। ये इंडियन होम मिनिस्ट्री से मैंने डाटा लिया था। अब दोस्तों, जब हम संवैधानिक एंगल की दोस्तों बात करें, संवैधानिक एंगल क्या है, पहली दोस्तों बात करें कि नागरिकता। नागरिकता, नागरिकता के संदर्भ में भारत के संविधान का भाग 2 पार्ट 2 और उसका आर्टिकल 11, ये पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि वो जिसे चाहे भारत की नागरिकता दे सकते हैं, जिसे चाहे भारत की सिटीजनशिप दे सकते हैं। और दोस्तों, शेड्यूल 7 का अगर हम 17 विषय देखें, तो उसमें भी कहा गया है कि जो संघीय मामला है, यानी कि जो आपका नागरिकता का मामला है, वो संघीय मामला है, केंद्र सरकार की सूची में, संघ सूची में शामिल है। तो इसमें केंद्र सरकार को पूरा का पूरा अधिकार है।
अब आप जानते हैं जैसे सीए लागू हुआ, लागू होते ही ये बेटा संघीय ढांचे के ऊपर भी क्वेश्चन लोगों ने उठाया। और आप जानते हैं कुछ राज्यों ने कह दिया, जैसे हम बात करें बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, कि हम इसको लागू ही नहीं करेंगे। तो मैं ये कहूंगा ये सीधा सीधा इस संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे का उल्लंघन माना जाएगा। और इस स्थिति में आप जानते हैं आर्टिकल 356 भी इम्पोज हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, लेकिन एक संवैधानिक ये विकल्प बनता है सरकार के पास में, ये हो सकता है। पर मुझे लगता है वो केवल एक राजनीतिक बयानबाजी है, इससे अलावा कुछ भी नहीं। वो भी जानते हैं कि इस तरह का हम कर ही नहीं सकते। तो ये तो संवैधानिक मामला। दूसरा दोस्तों इसमें बात जो आ रही है वो आ रही है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा है। आर्टिकल 14, और हम जानते हैं दोस्तों कि बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पर विदेशियों को भी मिलते हैं और भारतीयों को भी मिलते हैं जो भारत के नागरिक हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो केवल भारतीयों को मिलते हैं, विदेशियों को नहीं मिलते। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स में बात करें, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है, जो केवल भारतीयों को मिलते हैं, अदर्स को नहीं मिलते। एमपी एमएलए बनने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बनने का अधिकार, कैग बनने का अधिकार, एजी, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, गवर्नर, ये सब जो बनने का अधिकार है ये केवल केवल इंडियंस को है, अदर्स को नहीं है। लेकिन आर्टिकल 14 जो है वो आर्टिकल 14 एक व्यक्ति को भी मिला है और दोस्तों एक नागरिक को भी मिला है। तो देखिए जो भारत के नागरिक हैं उनके साथ तो किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। भारत के नागरिक के साथ तो नागरिकता छीनने का प्रावधान ही नहीं है। लोग बात कर रहे हैं एनआरसी होगा, एनपीआर होगा। देखिए दोस्तों ये बात 2019 के समय की थी, मैं वो भी एंगल थोड़ा सा आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो भारत के नागरिक के साथ तो किसी भी तरह का कोई प्रावधान सोचने वाली बात ही नहीं है। बात है दोस्तों किसके बारे में, व्यक्ति के संदर्भ में। यहाँ पे बात हो रही है कि व्यक्ति के संदर्भ में दोस्तों क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है या आपका डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अब जब हम व्यक्ति के संदर्भ में दोस्तों बात करते हैं तो व्यक्ति के संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही है कि हम शरणार्थी को दे रहे हैं, हम शरणार्थी को दे रहे हैं दोस्तों। अब शरणार्थी को दे रहे हैं तो शरणार्थी के लिए भी दोस्तों क्या प्रावधान है, दो तीन बातें समझने वाली बात है कि हम एक अवैध प्रवासी को नहीं, हम एक शरणार्थी को दे रहे हैं। मैं आपको अंतर बता चुका हूँ शरणार्थी और प्रवासी में क्या अंतर होता है। शरणार्थी को दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि जब शरणार्थी को दे रहे हैं तो जो यूएन का कन्वेंशन है 1951 का, और दूसरा आपका जो प्रोटोकॉल है 1967 का, उस पर साइन करने चाहिए भारत को। और भी जो शरणार्थी आ रहे हैं उनको भी देना चाहिए, चाहे वो रोंगिया हो, तमिल हो या और भी हो, उनको भी देना चाहिए। मैं उसकी बात भी करूंगा। लेकिन लेकिन बात यह है कि आर्टिकल 14 को जब हम देखते हैं तो आर्टिकल 14 अपना एक अपवाद भी रखता है, एक्सेप्शनल भी रखता है। एक्सेप्शनल क्या रखता है, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि किसी युक्ति युक्त मीन डेट तर्क संगत आधार पर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, यानी कि भेदभाव कर सकते हैं। आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस में ये रखा हुआ है। सरकार का तर्क ये है कि जो व्यक्ति के साथ हम जो आप भेदभाव की बात कर रहे हैं, एक्चुअल वो भेदभाव है ही नहीं, क्योंकि हम तो हिस्टोरिकल आधार पर, ऐतिहासिक जो गलती हुई है उसके आधार पर नागरिकता दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस तर्क को स्वीकार नहीं करेगा। सरकार का तर्क सही है और सरकार ने तर्क के आधार पर ही किया है। लेकिन मैं कौन होता हूं इसमें कुछ कहने वाला है, सरकार कौन होती है, सुप्रीम कोर्ट तय करेंगे। जब वो आर्टिकल 14 का टेस्ट करेंगे सीए के संदर्भ में तो वो खुद बताएंगे। लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं एक आर्टिकल पर मेरी नजर और गई, और वो था आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट को मूल क्षेत्राधिकार देता है। इस मूल क्षेत्राधिकार में यह है कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह के मामलों की सुनवाई कर सकता है, विवाद का सुनवाई कर सकता है। लेकिन इस मूल क्षेत्राधिकार में दोस्तों बात क्या है, अगर कोई पूर्व की कोई संवैधानिक संधि हो या
कोई पूर्व का समझौता हो, तो उस समझौते के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार 131 नहीं लागू होता। इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे जब रजवाड़ों को, रियासतों को भारत में मिलाया गया, तो उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू मिलाया गया था, जिसमें कहा गया था कि 3 विषय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे, बाकी सब विषय आपके इन रजवाड़ों के पास रहेंगे। लेकिन बाद में खत्म कर दिया गया था। फिर पीवी पस दिया गया था, पीवी पस भी समाप्त कर दिया गया था। पीवी पस को लेकर लोग पहुंचे, लेकिन पूर्व के समझौते को लेकर नहीं। तो हिस्टोरिकल मामला इन्वॉल्व है, जिन्ना का कमिटमेंट इन्वॉल्व है, नेहरू लियाकत अली समझौता इन्वॉल्व है। तो हो सकता है आर्टिकल 31 ही सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर लागू करके मामले की सुनवाई को भी मना कर सकते हैं। लेकिन ये मैं एक संभावना बता रहा हूँ। बात है कि आर्टिकल 14 का सुप्रीम कोर्ट क्या टेस्ट करते हैं इस संदर्भ में, सीए के संदर्भ में ये देखने का विषय होगा। अब एक विषय दोस्तों और आ रहा है संवैधानिक मामले में, वो है आपका पंथ निरपेक्षता का। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता का भी एंगल आ रहा है। देखिए दोस्तों, पंथ निरपेक्षता की अगर हम बात करते हैं, तो भारतीय पंथ निरपेक्षता पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता जैसे नहीं है। वहां पे ये कहा जाता है कि राजनीतिक या राज्य के मामलों में धर्म का किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। लेकिन भारत में राज्य की गतिविधि में धर्म को शामिल किया जाता है। यानी कि धर्म के आधार पर भी भारत में कानून बन सकते हैं, नियम बन सकते हैं, लागू किया जा सकता है। जैसे हम देखें बेटा, आपका हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पर पर्सनल लॉज चलते हैं। जैसा आपका सरिया लॉ करके है, आपका हिंदू विवाह अधिनियम है, क्रिश्चियन विवाह अधिनियम है, वो पर्सनल लॉज आपके यहाँ पर चलते हैं। तो ये धर्म के आधार पर बनता है। दूसरा हम देखें तो आपके यहाँ पे आर्टिकल 29, 30 जैसे प्रावधान है। आप देखें तो आपके यहाँ पर वक्फ बोर्ड है, जो 1995 का बना हुआ है, धर्म के आधार पर बना हुआ है। इसके अलावा हम देखें कि जो आपके हिंदुओं के मंदिर हैं या जो मेजोरिटी कम्युनिटीज हैं, उनके जो मंदिर हैं, उनको सरकार ले सकते है। इसको धर्म बंदोबस्ती कहा जाता है, उसके आधार लिया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो धर्म के आधार पर होती है। तो यहाँ पर लोगों का कहना ये है, जो पक्षकार है उनका कहना ये है कि जब धर्म के आधार पर राज्य कानून बना सकता है, इनको मेंटेन कर सकता है, तो धर्म के आधार पर नागरिकता भी दे सकता है। तो इसमें आप पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन कैसे कह देंगे? तो ये बात दोस्तों यहाँ पे एक पंथ निरपेक्षता का, ये भी एक संवैधानिक एंगल दोस्तों यहाँ पर आपका आ रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करें ये तो मैंने सब बातें आपसे की। अब बेटा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपकी पॉलिटिक्स की, राजनीति की। राजनीति में बार बार दोस्तों एक जिक्र आ रहा है आपका असम एकॉर्ड का, असम समझौता। और ये असम समझौता 1985 में दोस्तों को हुआ था, 1985 में हुआ था। हुआ ये था कि असम के अंदर वेस्ट बंगाल, असम और खासतौर से असम के अंदर बांग्लादेश से बड़ी संख्या में दोस्तों क्या हुआ, आपके माइग्रेंट्स आए। और ये 71 में भी आए, 71 से पहले भी आए, 71 के बाद भी आए। इसको लेकर दोस्तों क्या था कि वहां पर एक स्टूडेंट यूनियन थी, उसने दोस्तों अच्छा खासा वहां पे हंगामा खड़ा किया, काफी वायलेंस हुए। और मेरे लिए आप देखें तो एक तरह से निर्जातीय तनाव देखने को मिला। 1979 से लेके 1983 तक दोस्तों बड़ी संख्या वहां पर क्या था कि निर्जातीय तनाव, निर्जातीय तनाव। इस तनाव को रोकने के लिए एक समझौता किया गया। समझौता हुआ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, असम के राज्य सरकार, और साथ ही जो स्टूडेंट यूनियन थी, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इसके बीच में समझौता हुआ। इसमें दोस्तों 3 बातें जोड़ी गई। पहली बात, जो 1961 से पहले आ चुके हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। जो 61 से 71 के बीच में आए हैं उनको भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 10 साल तक उनको वोटिंग राइट नहीं होगा। और जो 25 मार्च 1971 के बाद जो आए उनको वापस भेजा जाएगा। 25 मार्च एक दोस्तों बहुत मेन डेट है।
पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया था मुक्ति वाहिनी को खत्म करने के लिए। कर्नल टीका खां उनके नेतृत्व में चलाया गया था और वहां को इनको जो कर्नल टीका खां, इसको बूचर ऑफ कसाई कहा जाता है, जिसमें 30 लाख पूर्वी पाकिस्तान के लोग यानी कि वर्तमान बांग्लादेश के लोग मारे गए थे। वो दोस्तों यहीं पर घटना हुई। अब यह है कि जो 1971 के बाद जो भी आए हैं, क्योंकि ये जो डेट है आपने देखा जो सीए लागू हुआ है, सीए में क्या कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी आए हैं तीनों देशों से 6 समुदाय के लोग, उनको नागरिकता दी जाएगी। तो बात यह कि असम समझौते का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, कि असम समझौता इसका उल्लंघन कर रहा है। तो लिहाजा देखने वाली बात ये होगी कि असम के मुद्दे को सरकार कैसे संभालती है, कैसे देखती है। लेकिन एक बात ये है कि असम का जो ट्राइब्स एरिया है उस पर दोस्तों ये लागू नहीं होगा, तो शायद बात यहाँ पे संभल भी जाए, लेकिन अभी देखने वाली बात है, देखने वाली बात। दूसरा दोस्तों बात आ रही है रोहिंग्या कि रोहिंग्या का मैटर, कि रोहिंग्या को भी देनी चाहिए। और साथ में दोस्तों बात आ रही है आपकी तमिल की, बात आ रही है कि तमिल को भी देना चाहिए ऐसे तो। और भी बहुत सारे आधार हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए तमिल और जो सिंघाली संघर्ष है, एक तो इसको किसी भी आधार पर आप ना देखें कि ये कोई हिंदू और बौद्ध के बीच का तनाव है। इसको अगर आप पढ़ेंगे भी तो हर जगह आपको लिखा मिलेगा ये एक निर्जातीय तनाव है, इतनी कॉन्फ्लिक्ट है, इतनी कॉन्फ्लिक्ट, निर्जातीय संघर्ष है। तो उस संघर्ष के आधार पर आप नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं कि तमिलों को पहले अधिकार नहीं दिए गए, भारत में बहुत बड़ी संख्या तमिल आए। भारत सरकार के द्वारा ही जो जाफना पेनिनसुला है वहां पर फ्लैट्स बनवाए गए, वहां पर बसाया भी गया तमिलों को। सरकार ने तो पहले से बहुत काम भी किया है, तो ऐसा नहीं कि सरकार उसके लिए काम नहीं कर रही है। फिर दोस्तों हम बात करें रोहिंग्या के लिए, बात करें, देखिए रोहिंग्या के लिए दो तीन बातें मानी जाती हैं कि एक तो कुछ लोग तर्क ये है कि भाई रोहिंग्या जो है भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स हैं। 2013 में बोध गया में दोस्तों क्या थे, बम ब्लास्ट हुए थे और उसमें रोहिंग्या का नाम आया था, रोहिंग्या मुस्लिम का नाम आया था। और साथ ही क्या था कि जो रखाइन स्टेट है, कहां पर आपका म्यांमार के अंदर, वहां पर एक रखाइन आर्मी बनाई हुई है रोहिंग्यास ने, जो वहां तो लड़ते हैं, जो भाई उनके देश का मसला है, जैसे लड़ने जो कोई बात अलग है। लेकिन जो भारत के इन्वेस्टमेंट है सीधे पोर्ट में, उसको भी क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि रोहिंग्या को देने से कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को क्या होंगे, थ्रेट्स होंगे। लेकिन मैं इन दोनों ही तर्कों को बेमानी करता हूं, इसलिए करता हूं, सब बात आप छोड़िए, सिंपल सी बात यह है, यहाँ पे धर्म का कोई एंगल ही नहीं है। ये एक हिस्टोरिकल मामला है, एक हिस्ट्री यहाँ पर इन्वॉल्व है। हिस्ट्री के कारण ही दोस्तों क्या था, यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है, नागरिकता दी जा रही है। इसमें नेहरू लियाकत अली समझौते की बात, निष्कर्ष में आप ये बात बोलेंगे कि जो समझौता हुआ था नेहरू लियाकत अली समझौता, जिन्होंने जो कमिटमेंट किया था वो अगर पूरा किया होता तो शायद इसी ये ना आता। तो कुल मिला के बात ये है, हालांकि पॉलिटिक्स सब करते हैं, सबके अपनी वोट बैंक की राजनीति है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सबका अपना अपना दोस्तों क्या है, एक बात है। और किसी भी पार्टी को ये कहना, देखिए कोई भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में किसी बात को रखती है कि हम इसको लागू करेंगे, तो उन्होंने पहले से प्लान था, अपनी राजनीति की सुविधा के अकॉर्डिंग वो जब चाहे इसको लागू करें। तो हम किसी को ऊपर भी, किसी भी पार्टी में दोष आरोपण नहीं, सबके अपनी अपनी एक्टिविटीज है। तो दोस्तों एक चर्चा थी जो मैंने पूरी पूरी आपकी इस मुद्दे पे की। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर आपको एक समझ बनी भी होगी, और कंक्लूजन में आप मानवतावादी दृष्टिकोण रखिएगा। इसको किसी भी तरीके से धार्मिक एंगल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। फिर किसी और मुद्दे पर किसी और लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे, किसी और लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों अभी अन अकेडमी पर ऑफर चल रहा है। अगर आप कोई भी अन अकेडमी का कोर्स परचेज करते हैं तो उस पर 50% दोस्तों डिस्काउंट चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, 6 मंथ का एक्सटेंशन भी चल रहा है। मीन डेट, आप अगर कोई 1 साल का कोर्स परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 1 साल का नहीं रहेगा, बल्कि 6 मास मोर इनरोल हो जाएंगे, तो वो 1.5 साल का कोर्स आपको मिल जाएगा। तो एक अच्छा ऑफर है, आप इसको यूज करें। और जब भी आप कोई कोर्स परचेज करें तो आप मेरे इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मुझसे भी कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। और NIP25 इसको आप कोड को यूज कर सकते हैं, मुझसे जुड़ भी सकते हैं।
तो बहुत धन्यवाद। फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।